नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है नहले पर दहला। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो सूरज ने बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। सामने देखा तो दो पुलिस वाले डंडे लिए खड़े थे, जिन्हें देखकर उसके सर्दी में भी पसीने छूट गए। पुलिस वाले आराम से आकर सोफे पर बैठ गए और सूरज को एक लिफाफा पकड़ा दिया। सूरज ने जैसे ही लिफाफा को खोलकर पढ़ा, उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह गई। अरे कौन है छोटे, और ये आंखें फाड़कर कागज को क्या देख रहा है? जैसे ही बड़े भाई की नजर पुलिस वालों पर पड़ी तो उसके साथ साथ दोनों बहुएं भी सुन रह गई। सूरज ने चुपचाप लिफाफा को अपने बड़े भाई के हाथ में पकड़ा दिया, जिसे देखकर वह तीनों की भी आंखें फेलकर बड़ी हो गई थी। सूरज भागकर मम्मी पापा के कमरे में गया तो देखा वहां वह नहीं थे। यह देखकर चारों के चेहरे का रंग बदलने लगा। सूरज ने अपनी पत्नी को पुलिस वालों के खिदमत करने का इशारा किया ताकि उनका थोड़ा ध्यान भटक जाए। इधर उधर देखा तो आनंद जी और कमला जी बड़े आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनको देखते ही तीनों बेटे बहू उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। पापा, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम लोग आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। आनंद जी मुस्कुराकर बोले। अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे, कमला जी दृढ़ संकल्प कर बोली। वह तो तुम अब वैसे भी नहीं कर सकते हो, पर हमारा फैसला अटल है। तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया उसे इतनी जल्दी कैसे भूलकर तुम्हें माफ कर दें? तुम भूल गए होंगे, पर हमें एक एक चीज याद है। उसे कैसे भूल जाए कि तुमने किस तरह से मुझे और अपने पापा को कहते कहते उनकी आंखें भर आईं और अपने बीते हुए कल में खोई चली गई। अजी सुनते हैं, आपने सुना हमारे आयु वर्ग के कुछ लोग अपनी सोसाइटी से चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। कितना वक्त हो गया, हम भी कहीं एक साथ नहीं गए हैं। जब तक आप नौकरी करते थे तो 2-3 साल में एक बार पोस्टिंग के बहाने, फिर पोते पोतियों से मिलने के बहाने हम कहीं ना कहीं आ जाया करते थे। अब तो इस चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह गई हूँ। क्या पत्नी के प्रति आपका फर्ज बस तब तक था जब तक आप नौकरी करते थे? कमला जी अपने पति आनंद जी से बोल रही थी। आनंद जी बोले, किसने कहा भाग्यवान? मैं बस सेवानिवृत्त हुआ हूँ देश के लिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, पर तुम्हारी जिम्मेदारी तो मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि फौजी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। कमला जी बोली, बस बस ज्यादा हवा में मत उड़ो। फौजी तक ही आपकी चली, बच्चों के सामने पता नहीं आपको क्या हो जाता है। इतना कहकर कमला जी उदास हो गए। आनंद जी बोले, बस इतनी सी बात, तुम उदास मत हो। अभी हम टहलने के लिए जब पार्क में जाएंगे तो उन लोगों को भी अपनी भी सहमति दे देंगे। इतना सुनते ही कमला जी का चेहरा फिर से खिल उठा था। आनंद जी के दो बेटे, बहुएं, पोते पोतियां भरा पूरा परिवार था। सब एक साथ रहते थे। फौजी के रिटायर होने के बाद आनंद जी को बेटों ने साथ रहने के लिए कहा तो खुशी खुशी दोनों दंपति मान गए। आखिर पूरा जीवन जिन बेटों के नाम किया, उनके साथ रहने का मौका जो मिल रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। दोनों बेटे दफ्तर में थे। बहू आराम कर रही थी तो दोनों दंपति नीचे पार्क में टहलने के लिए निकल गए और साथ में विचार करके यात्रा पर जाने वालों को अपनी सहमति दे दी। 1-2 घंटे बाद जब अंधेरा होने लगा तो दोनों घर लौटे। तब तक दोनों बेटे भी आ चुके थे। सब मिलकर एक साथ चाय पी रहे थे। तभी आनंद जी अपनी यात्रा के लिए करीब 1.25 लाख खर्च की बात बेटे बहू को बताएं। दोनों बेटे सकते में आ गए। बड़ा बेटा सूरज बोला, पापा इस महीने तो बहुत खर्च है। बच्चों का एडमिशन बुक से यूनिफॉर्म और हॉस्टल का खर्चा इस महीने तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आप छोटे से बात कर लीजिए। तभी बड़ी बहू सोनी बोली, पैसे खर्च करने की जरूरत भी क्या है? सर्विस पीरियड में आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं। बस घूमने को बचा ही क्या है? फिर क्यों आ जाना? छोटा बेटा राहुल बोला, पापा मेरी तो हालात और खराब है। मेरे बच्चे तो छोटे हैं, उन पर तो और भी खर्च होता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कीजिए। छोटी बहू ने भी झट से बड़ी बहू के हाँ में हाँ मिलाया और अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसे देख दोनों दंपति बहुत हैरान हुए। तो दोनों बेटों ने कहा, पापा आपकी बहू सही तो कह रही है। बाहर जाकर कहीं चोट वोट लग गई तो हमारे लिए तो आफत हो जाएगी। माँ को तो जो समझ में आता है वह ही कहती है। आप इतने समझदार होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं।
जरा सोचिए, इस बार का ट्रिप ड्रॉप कर दीजिए और पास के मंदिर में रोज जाया कीजिए। कौन मना करता है? आनंद जी और कमला जी के हाथ पकड़कर अपने कमरे में चुपचाप चले गए। उधर दोनों बहुएं अपने पति से कहने लगी, बुढ़ापे में आपके पिता का घूमने का शौक खत्म नहीं हुआ है। अरे अगर घूमना ही था तो फिर से कहीं नौकरी कर लेते। गार्ड की नौकरी तो मिल ही जाती, पर नहीं, आराम करना है और पैसे लूटने हैं। दूसरी बोली, शौक तो देखो, बुढ़ापे में चारों धाम का नाम लेकर न जाने कहाँ मटर गश्ती करनी है। इतना कहकर चारों हंसते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। कमला जी ने उनकी बातें सुनी। कमरे में जाते ही बोली, देखा आपने, मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। यह बच्चे भूल गए हैं कि जहां जहां हम रहते थे वहां अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि नौकरी के कारण आपको रहना पड़ रहा था। उनके खर्चे पूरे हो सके इसलिए हम कहीं नहीं जाते थे। पूरा जीवन तो इन पर न्यौछावर कर दिया और आज हमारे खर्चों का हिसाब लगाने लगे। आनंद जी बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यह सपना मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं दूसरे माता पिता की तरह अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर न्यौछावर नहीं करूंगा, और वह भी तब जब मेरे बच्चे उसे लायक नहीं है। इतना कहकर आनंद जी और कमला जी न जाने क्या आपस में बात विचार किया और खामोशी से एक हफ्ता बिताया, और एक सुबह किसी को बिना बताए घर छोड़कर निकल गए। अगली सुबह जब बैठे बहू ने उन्हें घर में नहीं पाया तो बहुत नाराज हुए। सब उनका फोन मिलाने लगे तो फोन की घंटी इस कमरे में आने लगी। सबने देखा तो दोनों का फोन वहीं था। दोनों भाइयों ने बात विचार किया और लग गए। अपने अपने सगे संबंधियों को पूछने पर सभी तरफ से बस निराशा ही हाथ लगी। सोनी बोली, जब तक घर में थे परेशान करके रखा था, अब देखो घर से निकल गए हैं, तब भी परेशानी देकर गए हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राहुल दरवाजे पर गया तो दरवाजे पर कुछ लोग थे और उनमें से एक राहुल को एक लिफाफा पकड़ा। अंदर से सूरज बोला, क्या बात है छोटे, कौन है और यह कागज कैसा है? सूरज ने कागज अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राहुल, बड़ा भैया क्या लिखा है इस पर कागज में, जिसे पढ़ते ही आपके चेहरे का रंग बदल गया? सूरज ने उत्तर दिया, पापा ने यह मकान बेच दिया और हमें भनक तक नहीं लगने दी। यह लोग इस मकान का पोजीशन लेने आए हैं। दोनों बहुएं संयुक्त स्वर में बोली, क्या? सोनी तो वहीं सोफे पर दम से बैठ गई और राहुल की पत्नी बोली, देख लिया अपने बाप की करनी, यह सिला दिया उन्होंने, हमारी सेवा का हमें तो बेघर किया ही। अपने पोते पोतियों के बारे में भी नहीं सोचा है भगवान, अब हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? सूरज उन सभी आगंतुक को अंदर बुलाया, बीवियों को चाय पानी के लिए इशारा किया, फिर अपनी पूरी बात उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। उनमें से एक वकील बोला, यह सब बात हमसे करने का क्या फायदा? पिछले हफ्ते आपके पिताजी हमारे क्लाइंट, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास आए थे। उन्होंने उनकी सोसाइटी में एक दो बेडरूम हॉल, किचन फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर बुक करने और इस घर को बिकने की बात की थी। वह एक प्रॉपर्टी डीलर बाहर से ही मुआयना करके चला गए और उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर इस मकान को खरीद लिया और उन्हें उस जमुना बिहार समिति में एक दो बीएचके फ्लैट दिया। सारी कार्रवाई करने के बाद जितने भी पैसे बचे थे वह आनंद जी के अकाउंट में जमा कर दिया गया। आज ही उन्होंने पोजीशन लेने की बात कही थी, क्योंकि कल उन्हें 4 धाम की यात्रा पर निकलना है। सोनी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे इस घर को अगर हम आपको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वकील बोला, देखिए, हमसे उलझने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उन्होंने कहा है कि उनके कमरे का जितना भी सामान है उनके नए फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा, तो हम भी अपनी कार्रवाई पूरी करके इस घर पर अपना अधिकार कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, इसलिए आज बस आनंद जी का सामान ले जा रहे हैं। आपको आज रात तक का समय दे रहे हैं, कल फिर हम इसी समय पर आएंगे। पर याद रखिएगा, कल हम अकेले नहीं बल्कि पुलिस के साथ आएंगे। सूरज सर पकड़कर बैठ गया। सोनी बोली, इस तरह से हार मानने से कुछ नहीं होगा, वह हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। सूरज बोला, यह घर उनका था, वह जो चाहे कर सकते हैं, गलती हमारी है, हमने ही कुछ ज्यादा शक्ति कर दी। हम ये भूल गए कि पापा एक फौजी हैं, कानून वह भी जानते हैं। राहुल की पत्नी बोली, जेठ जी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम?
हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, सूरज बोला। अब कोई चारा नहीं है। चलो पापा से ही बात करते हैं। उन्होंने नई समिति का पता तो दिया ही था, सब मिलकर उनसे बात करते हैं। इतना कहकर सब एक साथ निकल पड़े। दरवाजे की घंटी बजी, एक लड़के ने दरवाजा खोला। जैसे ही सूरज अंदर आने लगा, लड़का बोला, अरे कहाँ घुससे जा रहे हैं, पहले बताइए कि किनसे मिलना है। सूरज ने कहा, पापा को बुलाओ। लड़का हैरानी से देखा। सोनी बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आपके पिता कहीं के धना सेठ हो। अरे नाम बताओ। सूरज बोला कि आनंद कुमार से मिलना है। लड़का बोला, अच्छा आप लोग यही रुकिए, मैं अभी साहब को बुलाता हूँ। फिर वह अंदर गया और आनंद बाबू बाहर आए और बोले, कौन आया है भाई? अपने ही बेटों को देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी भी हैरानी नहीं थी, मानो वह जानते थे कि वे लोग जरूर आएंगे। राहुल पिता के पैर पकड़ते हुए बोला, पापा आपको तरस नहीं आया हमारे छोटे छोटे बच्चों को उनके घर से बेघर करते हुए? सूरज बोला, पापा हमने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, पर आपको जरा सा भी तरस नहीं आया। भला ऐसा कोई अपने बेटों के साथ करता है? कमला जी सामने वाले कमरे से अपने जाने की तैयारी कर रही थी और सामानों को ठीक कर रही थी। तभी सोनी ने अपनी देवरानी को इशारा किया और दोनों जाकर कमला जी के पैर में पड़ गए और रोने धोने लगी। बेटे की आवाज कमला जी के कान में पड़ी तो वह बहू को किनारे करके बाहर निकली। आनंद बाबू कुछ कहते उससे पहले कमला जी बोली, बहुत कर लिया तरस बेटा, अब तुम लोगों पर तरस बिल्कुल नहीं आता। तरस का ही परिणाम था कि अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा इन्होंने तुम लोगों के बच्चों पर लगा दिया। पूरा जीवन तुम दोनों के लिए पसीना बहाते रहे। हमें तो अपनी जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला। पहले तुम लोगों का ख्याल रखा है, रिटायरमेंट के बाद तुम लोगों के बच्चे का ख्याल रखा। रिटायरमेंट के बाद भी ना कहीं जा सके ना कहीं घूम सके। आनंद बाबू बोले, रहने दो कमला, क्यों पुराने घाव को कुरेद रही हो? कमला जी बोली, नहीं जी, ऐसे बच्चे हैं, जब तक ये हमारे घाव को पूरा भरा न कर दे उन्हें हमारे दर्द का एहसास नहीं होगा। अरे तुम लोगों ने तो रिटायरमेंट के बाद उनके पैसों को बांट कर अपने अपने अकाउंट में रख लिया और हमसे ये कहा कि जब जरूरत होगी तब हम मदद कर देंगे। क्या खूब मदद की बेटा, शाबाश। महीने में जब भी पेंशन का पैसा आता था, तुम दोनों अपना अपना खर्चा हमारे सामने रख देते थे। अपनी कमाई का तो कभी हिसाब नहीं देते थे, पर अपने पापा के पेंशन के पैसे का भी हिसाब रखते थे। सोनी बोली, मम्मी जी, यहाँ पैसों की नहीं घर की बात हो रही है। कमला जी बोली, तुम तो चुप ही रहो, तुम भूल रही हो मकान हमारा था, तुम दहेज में लेकर नहीं आई थी, हमारी मर्जी हुई, हमने अपना घर बेच दिया। राहुल बोला, माँ आपने हमारे बारे में नहीं सोचा। कमला जी बोली, बेटा हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की। अब तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, हमें जाने की तैयारी भी करनी है। नया घर है, हम नहीं चाहते इस घर पर कोई भी अपशगुन हो। सब जाने लगे तो सोनी बोली, मम्मी जी आपने सही नहीं किया, आखिर हमारे बाद आपका है कौन? कमला जी हंसकर बोली, अरे हाँ, तुम लोगों को एक बात बताना तो हम भूल ही गए। बच्चे आश्चर्य से देखने लगे तो कमला जी बोली, एक संस्था में हमने अपनी मृत्यु के बाद के कार्यक्रम जैसे कंधे चंदन की लकड़ी, कफन, सभी चीजों की बुकिंग करवा दी है। कुछ समिति रिश्तेदार होंगे और भोज का भी प्रबंध हो जाएगा। जब जीवित रहते तुम लोग हमारे काम ना आए तो मरने के बाद हमें तुम्हारे से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। जाओ खुश रहो और वापस लौटकर मत आना, क्योंकि हमें भी अपनी नई गृहस्थी बसानी है। अब गृहस्थी बसाने की कोई उम्र तो होती नहीं है, इतना तो तुम बच्चों ने हमें सिखा ही दिया है। इतना कहकर कमला जी ने अपना मुंह फेर लिया। बेटे बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था चुप रहने वाली उनकी माँ उन्हें 440 वोल्ट का करंट दे देगी। आनंद बाबू पत्नी के पीछे पीछे चले गए। कमला जी एक न मानी, वह अपने फैसले पर अडिग रही और बोली, मेरे पीछे पीछे मत घूमिए, थोड़ी मेरी मदद कीजिए। अरे अब हमारी नई गृहस्थी बसानी है, चलिए बताइए यहाँ फूलदान कैसा लगेगा? अब भले ही उस घर में वह दोनों रहते थे, पर हर कोने में खुशियां ही खुशियां होती थीं। नई यादों को बसाने के लिए नई शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती है।
आपको यह कहानी कैसी लगी अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा हमारे साथ साझा करें।